जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में आप वेलकम करता हूं। और आज आपको मैं बताने वाला हूं एफकेट की स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। मुझे पता है एफकेट की एग्जाम डेट्स आ गई हैं, ठीक है, और जो कि आपके एफकेट एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, तो टाइम थोड़ा सा अब कम हो रहा है और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वरना तुम लोग सब एकदम मस्त बैठे हुए थे। चिंता मत करो, आज की इस वीडियो में आई विल मेक श्योर क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, सब कुछ खत्म कर दूंगा। प्लस आपकी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, उसके बारे में बात करूंगा। एंड एक चीज और, आप सबके लिए 25 डेज चैलेंज का जुगाड़ किया है, उसके बारे में बताऊंगा बट आगे चल के। बट एज अ प्रिपरेशन जर्नी, जब मैं कल बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स से कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो मेरी बात होती है कल अभिषेक से। आपको ध्यान होगा, अगर आप टेलीग्राम पे हम लोग के साथ जुड़े होगे, तो वहां पे मैंने मैसेज किया हुआ था कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। अभिषेक एक 25 ईयर्स का लड़का है जिसने एफकेट के 4 अटेम्प्ट दिए थे। 4 के 4 में भाई का स्कोर 140 से लेके 150 के बीच में ही रहा और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अभी अभिषेक की एज हो गई है, ठीक है, प्राइवेसी रीजन से मैंने फोटो नहीं लगाई है। अभी अभिषेक की एज हो गई है और वो एफकेट एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते। जब मैं पूछ रहा था, कल मैंने बहुत लोगों से पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पर डाल के, कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर आई ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ किया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक महंगी कोचिंग भी ली, सब कुछ किया, सब कुछ किया, ठीक है। इन जनरल हम महंगी कोचिंग बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे नाम लेने से पंगा हो जाता है। सब कुछ किया बट मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिर मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, कहाँ गलती हो गई। जब और डीप में बात करी तो समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी कहाँ। और ऐसे अभिषेक आपके अगल बगल भी होंगे और आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर आपके पहले के अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ होगा, आपने रैंडम कोर्सेस लिए होंगे, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए होंगे, मेहनत भी की होगी, सब कुछ किया होगा, बट एट द एंड रिजल्ट में क्या लिख के आया? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रीजन इज, सबसे बड़ा जो रीजन बनता है वो आपके माइंड में पहले आना चाहिए, वाई। अब मैं आपको 4 फैक्टर्स दूंगा, वो 4 रीजंस जिनकी वजह से हर कोई एफकेट में पीछे रह जाता है, और फिर उन चारों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, आप बस मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिस्टर चिंटू हैं और चिंटू को एफकेटपुर जाना है यहाँ पे, बट इनको कोई आइडिया नहीं है, इनको नहीं पता है कि एफकेटपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, गांव है, शहर है, विदेश है क्या। इनके पास एक कार है, इनको ये भी नहीं पता कि इस कार में पेट्रोल आती है, डीजल आती है, क्या आती है, कार का टैंक फुल है, हाफ है कि तेल ही नहीं है। तो क्या चिंटू अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? नहीं। शायद इनका लक एकदम भगवान ने ऐसे लिख दिया होगा तो शायद ये पहुंच जाए, अदरवाइज ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो भैया, ये चिंटू कोई और नहीं, प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट हैं जो हमेशा ये गलती करते हैं। एफकेट एग्जाम देना है, जोश 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 जोश, सुखोई उड़ाएंगे, राफेल उड़ाएंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब रीजन बताता हूं। सबसे पहली चीज कि नॉट एनालाइजिंग द पेपर एग्जाम। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, कि आपके माइंड में एफकेट है, बट क्या आपने एफकेट एग्जाम को एनालाइज किया? नहीं। जीरो नॉलेज है कि एफकेट के एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं। यार तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो रीजनिंग, जो वेन डायग्राम, जो बैंक में भी है, रेलवे में भी है, तो एफकेट में क्या अलग है? मुझे एफकेट किस लेवल का पढ़ना है? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके एग्जाम में पेपर किस टाइप का आता है, पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आपका इंट्रोस्पेक्शन जो होगा वो जीरो होगा ना। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपको अपने बारे में पता होता है ना, कि मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहा हूं, तो मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है। अब आपको एग्जाम का ही जब लेवल नहीं पता, तो अपना क्या खाक पता लगाओगे। तो इसलिए आपका इंट्रोस्पेक्शन लेवल भी जीरो चला जाता है। आपको नहीं पता कि आपको मैथ्स में कहाँ मेहनत करनी है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से वीक एरियाज है, आपको नहीं पता। और जब आपको यही नहीं पता, तो चाहे आप कितना भी शेड्यूल बना लो, आपका प्रिपरेशन प्लान बोगस यानी कि फ्लॉप ही होने वाला है। और जब ये भी काम नहीं आता, तो आता है लास्ट मिसगाइडेंस। आप रैंडम ग्रुप्स में जाके पूछ रहे होते हो कि भाई बेस्ट मैथ्स फॉर बेस्ट मैथ चैनल फॉर एफकेट, बेस्ट रीजनिंग फॉर एफकेट। और आप ये सोचो कि मूर्खता इस लेवल की है कि आपने अपनी एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी, मतलब अपना एक इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट किस पे छोड़ दिया? एक रैंडम बंदे पे टेलीग्राम पे, जो कि आपके एज ग्रुप का है। आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, टॉपर है, आवारा, आपको नहीं पता। बस आपने पूछ लिया, अगर उस बंदे ने बोल दिया कि काम कर, रीजनिंग यहां से पढ़ ले, और वो सोर्स गलत निकला, तो फिर तो आपका अटेम्प्ट चला गया, डूब गई आपकी लंका। तो यही चीज मैं जब भी मैं ग्रुप में, बड़ा गुस्सा आता है
कि यार एक ग्रेजुएट होके आपके अंदर क्या इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप अपने कंटेंट को, आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको, या फिर आप रिसर्च कर सको कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा मुझे ज्वाइन करना चाहिए। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो यार कि आपको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे, नहीं ना। आप एक ग्रेजुएट हो, वहां पे भी अफसरबंदी तो देख रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि अब ये आपकी 1 2 3 4 प्रॉब्लम बता दी, अब 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूं मैं आपसे। सबसे पहले एग्जाम को एनालाइज करते हैं। आप सबको पता है कि एफकेट जो आपका पेपर है, आपके मार्क्स कितने आते हैं, मतलब कितने नंबर का पेपर आता है, तो आप बोलोगे कि सर सबको पता है कि 300 नंबर का पेपर आता है ना। कितने का आता है? 300 नंबर का, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 60 नंबर, इसके 75 नंबर, इंग्लिश के 90 नंबर और जीके के 75 नंबर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो आपका एफकेट जो कट ऑफ है वो कहाँ जाता है, तो आप ये लगा लो 150 से 160 के बीच में ही आपका कट ऑफ आज तक रहा है। ठीक है, एक आध बार ऊपर नीचे क्या होगा तो मुझे याद नहीं है, बट इतना ही आपका जो कट ऑफ है वो हमेशा रहा है। अब एक बात आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, अगर इतना ही कट ऑफ जाता है तो क्या आप केवल 60 क्वेश्चन करके, अगर आपने 60 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करके आपके 180 नंबर नहीं आ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर आ जाएंगे। एंड 180 इज कंसीडर्ड एज अ डिसेंट स्कोर एफकेट पे, कि चलो भैया एक अच्छा स्कोर है, तो ये आ जाएंगे। बट इसके बाद भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, 140 130 ऐसे आपके मार्क्स हो रहे होते हैं। रीजन बीइंग नेगेटिव मार्किंग, और जो दिमाग में कूड़ा भर रखा है कि नहीं मैं तो अपने तरीके से चलूंगा, ये सारी बातें। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां है। आपको एग्जाम का पता चल गया, अब आपको ये जानना है कि आपको कितना पता है, आपने एनालाइज किया इस चीज को कि भैया ये क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा एग्जाम है, और अब मुझे देखना है कि इस एग्जाम के लिए क्या मैं प्रिपेयर हूं कि नहीं हूं। सो व्हाट नेक्स्ट स्टेज इज योर इंट्रोस्पेक्शन। अब जब आप अपने बारे में जानोगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर एफकेट का लेवल बाबू ये है, तो आप यहां स्टैंड करते हो, यहां करते हो, इधर कर रहे हो या इधर कर रहे हो, बस ये पता लगाना है। एंड बेस्ट वे जो होता है अपने अंदर के पता लगाने का कि आपको कितनी मैथ्स आती है, कौन से आपके वीक एरियाज है, कितनी जीके आती है, इन 4 सेक्शन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में से आपको किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है, इसको पता करने का बेस्ट तरीका है मॉक। तो उसका जुगाड़ भी कर दिया है, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, फ्री में आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे 2 मॉक्स दे दिए। ये मैंने लास्ट ईयर आपके जो आफ्टर का एग्जाम हुआ था उसके लिए बनाया था, बट इसको आप देके अपने लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे आपको ये मॉक मिलेगा, कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, यहां पे जाओगे टेस्ट सीरीज पे, इसके बाद इस पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा एफकेट फुल मॉक टेस्ट का, और इस पे जाते ही आप सीधा ये आपको फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, अगर आप इसमें आपका स्कोर 160 से 180 के बीच में है तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको हम 200 प्लस में लेके जाए। ठीक है, अगर आपका 160 के बीच में है तो आप 180 के अराउंड आपको लेके जाएंगे, बट अगर 140 से कम हो तो भैया मेहनत की नीड है, आपके पास टाइम है, आप अपने एसएसबी का एक अटेम्प्ट सेव करो। सेव करने का मतलब ये कि एग्जाम को एनी हाउ क्लियर करो और एसएसबी में अपनी जान लगा दो, मतलब आपको अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। और आप ये क्रेडिबिलिटी के लिए जो अभी आपके मार्क्स आए, आप विथ योर नेम आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। टाइम लगेगा बट यस आई विल रिप्लाई कि भैया आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आपको किस पोर्शन पे कैसे फोकस करना चाहिए और आपका कितना फोकस कहां कहां होना चाहिए। अब हमने एनालाइज कर लिया एग्जाम को, हमने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, आप देख लेना। उसके बाद जाके आपको देख लेना, अभी छोड़ दो। इसके बाद आता है सिलेबस। नाउ सबसे बड़ी बात भैया मैथ्स, सबसे ज्यादा सुनने वाला ये है लड़के लड़कियों का कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती है इसीलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है एफकेट, मुझे बाकी सब तो आता है। तो मैं ये बोल देता हूं कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते दीदी, अगर 80 भी आपको आते हैं तो 18 टू 3 कितना हो गया, 240 हो गया ना, फिर तो आने चाहिए। सेम लड़कों का भी वही, सर मैथ ना हमने 10th क्लास में छोड़ दिया था सर, उसके बाद तो हमने पढ़ाई ही नहीं है, हमने तो ये किया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स का ये जो सिलेबस है आपका, देखो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए। देखो क्लॉक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपका इजीली हो जाएगा। सीआई में बस एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एसआई सीआई का डिफरेंस या फिर डबल ट्रिपल कितने में होता है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से निकल गया।
आप आ जाओ डेसिमल फ्रैक्शन में, आपका जो भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला होते हैं, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, उस पर एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद सबसे सिंपल टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम 1 क्वेश्चन, ट्रेन के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट तो भैया हद है, कुछ है ही नहीं इसमें, इसके भी आपके 2 क्वेश्चन। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इन हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एज ए सैंपल आपको दिखाने के लिए कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके में पूछते हैं। और यही रीजन है कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, आप समझना कि क्या आपको समझ में आ रहा है। और कोई ये नहीं बोलेगा सर मेरे को मैथ्स नहीं आती है, अभी समझ के देखो कि क्या जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है बाबू, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन अ चाइल्ड गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर रिचेस 10 मिनट्स लेट, वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। ये बोल दिया कि स्कूल, अच्छा इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, काट दो, ऑप्शन को काट दो, कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलती होगी, टाइपिंग वाले से। एक बात बताओ, चाहे वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए या वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, वो जा तो कहां रहा है, स्कूल से, सॉरी घर से स्कूल, घर से स्कूल, यानी कि दोनों ही केसेस में, जब वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, जब वो 8 की स्पीड से जा रहा था, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस है वो सेम है, स्पीड अलग है, टाइम अलग है। इसको ना हम यहां पे लिख लेते हैं। ये देखो, अब अगर यहां पे मैं ये लिखूं कि S1 इज इक्वल टू वॉट, डी अपॉन में T1, लिख सकता हूं मैं यहां पे ये लिखूंगा S2 इज इक्वल टू वॉट, डी अपॉन में T2। तो क्या मैं डी यहां पे, क्या मैं डी इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं S1 T1, क्या मैं यहां पे डी इज इक्वल टू लिख सकता हूं S2 T2? तो आप बोलोगे कि सर ये डी और ये डी अगर इक्वल है तो आप सीधा ही यहां पे ये कर दो, S1 T1 इज इक्वल टू वॉट, S2 T2। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू वॉट, T2 अपॉन में T1। तो हमें रिलेशन क्या मिलता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होगा, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम होगा, तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम उसका जस्ट इनवर्स होता है। ये बैच वालों को मुंह जबानी याद होगा, उनको डांट डांट के याद कराया है, आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अगर आपको ये पहले से पता होता, पहले से पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपको पहले से पता होता तो देखो ये है मेरा स्पीड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से देना, ये है मेरा, यहां पे लिख रहा हूं, ये है मेरा स्पीड। स्पीड क्या है, पहले 7 थी, अब हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हमने लिख दिया 7 और ये हो गया बाबू आपका 8, राइट, ये 7 और 8। तो भैया टाइम क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि सर आपने यहीं पे तो साबित किया कि जो स्पीड है उसी का उल्टा कर दो तो टाइम बन जाएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू व्हाट, T2 अपॉन में T1। तो यहाँ पे 7/8 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 8:7। अब डेफिनेटली इनके बीच में गैप तो आया है, अब ये जो गैप आया है ना वो कितने का आया है, 1 का आया है। और इस 1 की वैल्यू क्या है, तो आप एक बात बताओ, अगर कोई 10 मिनट लेट पहुंचेगा एक कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में 10 मिनट लेट में और 8 मिनट पहले में 18 मिनट का गैप हुआ। तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। किसी को समझ में नहीं आया तो इमेजिन करते हैं कि मुझे कहीं 9 बजे पहुंचना है, मैं जब 7 किलोमीटर के हिसाब से गया तो मैं पहुंचा वहां पे 9:10 पे। जब मैं 8 की स्पीड से गया तो मैं वहां पे पहुंचा 8 मिनट अर्ली, यानी कि 8:52 पे। कितने गैप है, तो आप बोलोगे सर 18 मिनट का, मतलब ऐसे आप समझ लिया करो। तो अगर 1 की वैल्यू वो 18 हो गई तो यहाँ पे टाइम क्या था, 8 था। इस 8 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जा, जो भी आपका 164 आए, ये होना चाहिए ना, हाँ सॉरी 80, 144 आएगा, है ना, ठीक है 144 आएगा आपका, 144 मिनट्स आ गया, मिनट को आवर में चेंज करो, ये आपका टाइम बाबू, ये टाइम है आपका, ये आपका स्पीड है, मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इतना ही सिंपल होता है ये, डिटेल में समझ जाओगे, रिवाइज एक बार मारोगे ना बहुत प्यार समझ में आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज सेम विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस। मैं ये बोलता हूँ हमेशा, बैच वालों को सिखाया है कि चाहे मैं हमने कोई फॉर्मूला कभी नहीं सीखा, हमने ना स्पीड डिस्टेंस टाइम में, मैं फॉर्मूला बताता ही नहीं हूँ। एक बात समझो आप, फॉर्मूला कौन रटेगा यार,
सिंपल आपको प्रोफेसर बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है इसको एज इट इज न्यूमेरिकल में लिख देते हैं। क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20, मैं लिखता हूं CP ऑफ 20 इज इक्वल टू व्हाट? SP ऑफ कितने? 16, राइट? SP ऑफ 16। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं ये लिख दूं CP मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू व्हाट? SP मल्टीप्लाई बाई 16। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको कैलकुलेट हम किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर करते हैं। किस पे करते हैं? CP पे। अब क्या मैं ये लिख दूं CP, SP को मैं इधर भेज देता हूं, तो क्या आ जाएगा बाबू यहां पे आपका? CP अपॉन SP इज इक्वल टू व्हाट? 16 अपॉन में 20। 4 4 16 एंड 4 5 20। CP की वैल्यू 4 है, SP की 5 है, मतलब कि 4 में खरीदा है, देखो 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का, राइट? परसेंटेज कितना हुआ? किस पे निकलेगा? CP पे। तो अब क्या करोगे? सीधा 1 बाई CP यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 25%। इतने इजी होते हैं क्वेश्चन इसी टाइप के। ये तो आपके क्या फेवरेट क्वेश्चन था कि आपसे ये पूछते हैं। जिनको थोड़ा सा ही मिस हो रहा होगा ना, आप बता, देखो ये तो बस पैटर्न समझा रहा हूँ आपको समझने के लिए कि आपके में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। एक ये भी देख लो, अरे ये तो बहुत सिंपल है। मान लो ट्रेन है, इसमें कौन फॉर्मूला लगाए? ये देखो क्या कह रहा है? अ ट्रेन क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड्स। एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस करती है तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इक्वल किसके होता है? ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ, राइट? ठीक है, अगर ये क्रॉस करेगी तो मान लो कि ये 40 सेकेंड्स में अपनी लेंथ प्लस 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को कवर करेगी। अपनी लेंथ प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म को। उसके बाद दिया है कि एक पोल को 20 सेकेंड में करती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ट्रेन एक पोल को 20 सेकेंड में, मतलब किसी पोल को क्रॉस करे, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो अपनी लेंथ के बराबर करेगी। तो सिंपल है, 20 सेकेंड में क्या करने वाली है? अपनी लेंथ के बराबर। यहाँ पे गैप कितना है? तो आप बोलोगे सर 20 सेकेंड का। यहाँ पे कितना है? तो आप बोलोगे सर 200 मीटर का। अरे एल 200 मीटर गैप है, तो मतलब 20 सेकेंड में ट्रेन 200 मीटर जाती है। अगर 20 सेकेंड में 200 मीटर जाती है तो 2 सेकेंड में 20 और ये काट दो, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर जाती होगी। तो भैया 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यार मैथ्स ना इजीली हो जाता है, ठीक है? आपको बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे आप पढ़ोगे इसको हटाते अभी। अच्छा, आई होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये भी आपके पास दिया हुआ है मैंने, ठीक है? इसको आप कमेंट में आंसर कर देना, देखना इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। और मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। आया ना समझ में अच्छे से? नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले शेयर किया था, तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखो 183 रिस्पॉन्स थे। ये बैच मेंबर्स को शेयर किया हुआ था कि भैया आर यू सेटिस्फाइड विद मैथ्स क्लास बाय साहिल सर? 100% है, इसमें एक भी कम नहीं है, बता रहा हूँ मैं। रीजनिंग और जीके में फिर भी 96.7 है, ये भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है। बट हाँ, मैथ्स में 100 है, तो तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये बात करता हूं, मैं आपको बताता हूँ चैलेंज के बारे में। नाउ व्हाट इज द चैलेंज? आई हैव मेड अ शेड्यूल डे 1 डे 2 करके डे 25 तक। एंड मेरा ये मानना है, जिस हिसाब से शेड्यूल बनाया है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ट्राई एंड एक्सेप्ट दिस 25 डे चैलेंज, कि आप डेली इस चैलेंज को पूरा करो और इस डेली टारगेट को कंप्लीट करो और 25 दिन तो लगातार करो। अगर आप 25 दिन तक लगातार कर पाते हो और आप 25 डेज के सारे टास्क खत्म कर लेते हो, डेफिनेटली तुम्हारा एफकेट क्लियर होने से छोड़ो, 180 मार्क्स से कोई रोक ही नहीं सकता है, गारंटेड। सो जितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर कमेंट में करना, ताकि तुम्हें याद रहे। और जब भी तुम्हारा मन खराब हो तो आगे कमेंट देखना है कितने लोगों ने वहां पे ऑलरेडी हाँ हाँ बोला हुआ है। यस, आई एक्सेप्ट दिस 25 डेज चैलेंज, ये आपको कमेंट में करना है। ये 25 दिन का शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जब ये वीडियो देख रहे होगे ना उस टाइम पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहां पे जाना, अपने पीडी इसको प्रिंट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद जिस दिन आपका टारगेट कंप्लीट होगा, आप मार्क करके जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था 8709496474 8709496474 वाला, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये डे 1 है, परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये मैंने आपके पढ़ने के हिसाब से डाल दिया है फॉर दोस्त, ये बनाया मैंने अपने कोर्स वालों के लिए, बट आप सबके लिए ओपन है कि भाई आप कहाँ कहीं से ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप इस चैलेंज को फॉलो मारना। देखो मैंने यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, टेलीग्राम डिफेंस में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, आप बस इस हिसाब से डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 25 तक कंप्लीट करोगे। बाकी जो लोग इसमें हैं जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली उनको बता दूं कि मैंने ऐप के अंदर ही एक पाथ फाइंडर बैच के नाम से, ये इस बैच के नाम से एक कोर्स बना दिया है, जिसके अंदर डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 ऐसे करके टारगेट्स आया करेंगे। टारगेट्स मतलब जो अभी आपको शेड्यूल में दिखाया था, वो जो भी शेड्यूल में होगा, मान लो कि वहां पे दिया हुआ है कि भैया डे 3 में रेशियो पार्ट 1 है, तो इसके अंदर आपको एक रेशियो का लेक्चर मिलेगा, अगर एनालॉगी प्रैक्टिस है तो एनालॉगी का मॉक मिलेगा, मतलब उस दिन का जो भी टारगेट है उस दिन के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स तुम लोग चेकआउट कर सकते हो जिनको डिफेंस मेनिया में पढ़ना है, मतलब जिनके पास अपना कोई सोर्स नहीं है या फिर और कहीं पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो आके भैया इससे पढ़ सकते हैं। एंड ये बैच अगेन चूंकि डिफेंस मेनिया पे है तो आपको 700 प्लस जीएसटी के आसपास कुछ होगा, देख लेना मतलब जैसा भी है इसका, ठीक है। ऐप के ऊपर डिफेंस मेनिया पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ इस तरीके से एफकेट पाथ फाइंडर कोर्स के नाम से होगा ऐप के ऊपर। यहाँ पे अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे होगे ना, मान लो इनकेस ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपको टारगेट फॉलो नहीं हो रहा है, तो अलग अलग से फोल्डर बना दिए, आप इनको भी क्लिक करके देख सकते हो, और प्लस डेली वाले पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं बबुआ रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, आप देखो सबको मैंने इक्वली बैलेंस किया हुआ है। क्या किया है? सबको इक्वल लेवल बैलेंस किया है। अगर एक चैप्टर परसेंटेज डाला है तो एक चैप्टर आपके रीजनिंग का भी डाला हुआ है। अब देखिए नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, वेट डायग्राम, डॉट फिगर, ब्लड रिलेशन, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। लगभग यहां से आपके 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने? 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको पता है कि 15 से ऊपर तो टॉपिक ही है, तो एक दो क्वेश्चन हर जगह से आएंगे। और ये ना सबसे ज्यादा नीड यहाँ पे बस प्रैक्टिस की होती है। अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर ली भाई साहब, तो पूरी की पूरी गेम आपकी है। आपको प्रैक्टिस दबाए करनी है, क्योंकि अब टफनेस की बात नहीं है, अब बात है एक्यूरेसी की, कि आप कितना एक्यूरेसी कर पाते हो, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो फोकट वाले मार्क्स हैं आप उठा सकते हो कोडिंग डिकोडिंग से, वेन डायग्राम से, डॉट फिगर से, ब्लड रिलेशन से, डायग्राम सेंस से, पिक्चर कंप्लीशन से, ये सारे आपके फोकट वाले जहां दो क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूं किस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग, ये क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप एंड से शुरू करो। ओनली सन ऑफ माई मदर, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना। मेरी मम्मी का इकलौता बेटा कौन होगा? मैं होऊंगा। क्या लिखा है? सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओनली सन ऑफ माई मदर यानी कि सुरेश खुद और उसका बेटा, यानी कि फादर का रिलेशन हो गया। सिंपल था। सेम ये बाबू आपका डॉट फिगर, जिसके दो क्वेश्चन आएंगे। क्या करना होता है आपको? एक आपको देखना है कि क्वेश्चन फिगर में डॉट कहां कहां पे डाला गया है। पहला डॉट डाला गया है सर्किल और रेक्टेंगल के बीच में, और दूसरा डॉट इन तीनों डायग्राम के बीच में, राइट, तीनों के बीच में। तो क्या करूंगा मैं? सर्किल और रेक्टेंगल यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर आ रहा है। सर्किल एंड रेक्टेंगल यहां ही पॉसिबल नहीं है। सर्किल एंड रेक्टेंगल यहां ही पॉसिबल नहीं है, बस यही पॉसिबल है। तो फोर्थ नंबर आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। और देखते हैं भैया और क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स, इसको बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसके आपके दो क्वेश्चन, यानी कि टोटल इसके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। टोटल 4 क्वेश्चन, एक टाइप अलग होता है, यहाँ पे डालना भूल गया हूं मैं। क्या पूछा है? ट्रेवलर्स ट्रेन और बस के बीच में क्या रिलेशन है? डेफिनेटली कुछ ट्रेवलर जो होते हैं, मान लो ये है ट्रेवलर्स, ये बाबू आपका बस, और ये है आपका ट्रेन। तो कुछ ट्रेवलर्स आपके बस से ट्रेवल करते हैं, कुछ ट्रेवलर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, बस सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, इसका तो आंसर तुम लोग कर लोगे, इसको बोलते हैं पिक्चर कंप्लीशन। इसके भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड प्लीज चैलेंज को तो कर लेना एक्सेप्ट, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वन इज, हाँ अच्छा ये ना मतलब रीजनिंग और मैथ्स के अलावा आजकल मैंने ना पार्ट टाइम एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी है, तो काफी रील्स बना के डालता हूँ। चलिए ऑलरेडी काफी सारे लोग वहाँ पे आ गए हैं 33,000 के आसपास, तो भैया तुम लोग भी जाके देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें साहिल भाई की अपनी एक्टिंग अच्छी लगती है तो थोड़ा अप्रिशिएट मारो। ये एक्टिंग ही कर रहा था, मैं हंस नहीं रहा हूँ, ठीक है, गुस्से में था।
अब बात करेंगे इंग्लिश की, जो कि सबसे ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई, 30 क्वेश्चन लेके बैठा है, यानी कि 90 मार्क्स। स्पॉटिंग एरर आएंगे जिसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, टाइम्स वगैरह। कॉम्प्रिहेंशन फोकट के मार्क्स से 3 से 4 क्वेश्चन उठा के ले जाओ चुपचाप से, पैराग्राफ पढ़ो, सॉल्व करो, इतना कर पाओगे। से सेंटेंस अरेंजमेंट, अगर इसके 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो भैया वो बोनस है, दैट इज पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन। द बॉय लिख दिया, डॉग लिख दिया, उन सबको मर्ज करना है। उसके बाद देखो भैया, वोकैब के लिए आपको डेली बेसिस पे 50-50, 60-60 करके अगर अब से पढ़ना शुरू करोगे तो काम आपका हो जाएगा। ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके लिए ना, ये जितनी भी, यानी कि अगर मैं पूरे इंग्लिश की बात करूं, पूरे इंग्लिश की, तो नीतू मैम की ना ये वाली बुक बहुत बेस्ट है। और कसम खा रहा हूं, मेरे को नीतू मैम से ने कोई पैसे नहीं दिए हैं बुक को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कोई नहीं, अगर तुम्हें नहीं लगता है तो तुम मुझे बल्कि पैसे दिलवा देना मैम से बोल के कि मैम, आपकी खुला बोल रहा हूं मैं, देवी है मैम इंग्लिश की, और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा, तुम पढ़ोगे। तुम सीजीएल पढ़ने वाले एसएससी के किसी भी रैंडम इंसान को रोड पे चलते हुए पकड़ के पूछना, ये भैया इंग्लिश कैसे पढ़ते हो, वो पक्का इस बुक का नाम जरूर लेगा, क्योंकि ये बुक है वाकई में अच्छी। सीडीएस की सारी वोकैबुलरी आती है, सारे इडियम्स, अगर तुम चाहो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तुम इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम मेरे वाले कोर्स में हो ना, पाथफाइंडर वाले में, तो मैंने इडियम्स वगैरह दे दिए मैम वाले, ठीक है। बता मत दे रहा हूं उनको, लेकिन हाँ, आपका काम चल जाएगा वहां से भी, ठीक है। चलो, अब इंग्लिश के बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं मैं, मेरा खुद थोड़ा सा हाथ तंग होता है इसमें। बात करते हैं भैया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज जीके का पोर्शन। देखिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, ये आपको बहुत नहीं पढ़ना है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये कुल मिला के यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, क्या करोगे पढ़ के। लेकिन कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हिस्ट्री में एंशियंट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, गांधी इंपॉर्टेंट है। सेम पॉलिटी में भी आपके थोड़े मोड़े आर्टिकल्स या फिर प्रेसिडेंट वगैरह, इनके जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि भैया ये बताओ प्रेसिडेंट कि अपना इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा कैसे, या फिर अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट हट गया तो कौन आएगा, तो एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन। हाई कोर्ट के जज कौन बनते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। साइंस में भी सेम, ये सेल अगर हट गई तो क्या होगा, फिजिक्स में अगर रेयर आंसर, मतलब एकदम फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी के वाली जो बुक आपको ऐप पे दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर 2 टाइप के होते हैं, पहला करंट अफेयर्स वाले, दूसरा पुराने वाले। पुराने वाले कौन से, जो आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, ठीक है, कि भैया बाबरनामा किसने लिखी, अकबरनामा किसने लगी, यो तुझे बारबरी किसने लिखी, ये सारी चीजें, ठीक है। और नई वाली कौन सी, चेतन भगत की, सॉरी कोई भी ले लो, ठीक है, कि अमित त्रिपाठी की कौन सी बुक है, या फिर बहुत सारी बुक्स आई हैं यार, वो इंडिया फॉर। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे कॉलम है, स्पोर्ट्स के प्लेयर, स्पोर्ट्स के टर्म्स, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी यही पूछ रहा है ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, कभी पूछ रहा है कॉमनवेल्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कभी पूछ रहा है फीफा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से टॉप प्लेयर है, अगला मैच कहाँ होने वाला है, पिछला कहाँ हुआ था, बस इतना। और जो जीती है फर्स्ट और जो आई है सेकंड, ये दोनों टीम। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, भैया जितने भी हमारे डिफेंस वाले अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे। उसके बाद जो आपके सिविलियंस अवार्ड है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। एमिनेंट पर्सनालिटीज, कितने लोग अभी ऊपर गए हैं, कितने लोग अभी हैं जमीन पे, इनके बारे में, जिन्होंने कुछ भी भारत में अपना योगदान दिया हो, चलेगा। अब स्टार्टिंग जीके के टॉप 20 में आपका आता है रैंडम रैंडम टॉपिक्स। फर्स्ट इन इंडिया, टॉल इन इंडिया, स्मॉल इन इंडिया, बड़े बड़े। तो ये सारे टॉपिक को लिस्ट डाउन करके बुक में दिया हुआ है, वो बुक की पीडीएफ तुम्हें डिफेंस बनने वाली कहीं मिल जाएगी। नहीं होगा तो वही बस ऐप खोलोगे, टेस्ट सीरीज के नीचे ही बुक का ऑप्शन है, बुक पे क्लिक करोगे, वहां से आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो भैया ये रही कुछ आपकी स्ट्रेटजी वाला पोर्शन, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करनी है। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो 4.9 की ऑलरेडी रेटिंग है प्ले स्टोर पे, आप वहां पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। और आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पे ही मिलेगा, प्लस टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मेरे लिए कोई दिक्कत हो तो सांस फूली गई है, 8709496474 पे जाके आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।